एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हम कवर करने वाले हैं दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैपिंग सेक्शन, जो मैंने अनाउंस किया था लास्ट मंथ, और आज से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक बार देख लेते हैं। लास्ट 6 ईयर के देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं। 2017 से स्टार्ट करते हैं। 2017 में 8 क्वेश्चन आए थे। जस्ट सेकेंड। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड दिस इज़ किसी ने ये अपलोड की है वेरियस चैनल्स पे, तब जाके ये मुझे मिली है। समवन विद द नेम @note IAS. So I would want to say huge thank you for him. So such a beautiful analysis. उन्होंने सारे कवर किए हैं। जीएस के मेंस के को पोर्शंस को भी कवर किया है। एंथ्रोपोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है जो पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस हैं उन सब के बारे में। सो आई वुड अपलोड ऑल द क्वेश्चन पेपर और एनालिसिस जो मुझे मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, विच लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन। और ये देख लेते हैं कि इनका रेलेवेंस क्या है इस मैपिंग सीरीज़ का। जियोग्राफी और मैपिंग से 8 क्वेश्चंस आए थे 2017 में, और 8 के 8 कंसेप्चुअल थे। करंट से कुछ नहीं था, स्टैटिक से थे कि जो चीज़ हमेशा से रही है, एक स्टैटिक तौर पे बन चुकी है, वो हमेशा से थे। लाइक हूती रिबल्स कहाँ पे हैं, तो वो स्टैटिक ही पोर्शन माना जाएगा, ना कि उसे करंट माना जाएगा, क्योंकि ये हमेशा से सुनने में आता है। यमन में हूती रेबल्स के बारे में ही सुनने में आता है आपको, जैसे कि 2023 में ये क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। 2018 में क्वेश्चन आए हैं 10, जिसमें से 9 कंसेप्चुअल थे, यानी कि 20 नंबर में से 18 नंबर आपके कंसेप्ट से आने वाले थे। ये एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है। फिर उसके बाद 2019 में 10 क्वेश्चन आए, 10 के 10 कंसेप्चुअल और स्टैटिक थे, कोई भी करंट से नहीं था, जितना करंट का हुआ बना रखा है वो। 2020 में क्वेश्चन आए कम, ज्योग्राफी और मैपिंग से 6 क्वेश्चन आए, 6 के 6 कंसेप्चुअल थे। उसके बाद 2021 में ज्योग्राफी मैपिंग से आए 9 क्वेश्चन, 9 के 9 कंसेप्चुअल थे। फिर 2022 में 15 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 11 कंसेप्चुअल थे, यानी कि 22 नंबर आपके कंसेप्चुअल से आए थे, ना कि करंट अफेयर से। करंट अफेयर से सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको बात अपने जहन में बिठानी होगी कि स्टैटिक इज़ स्टिल द किंग। और 2023 में आपको मैंने एनालिसिस करके बताया है, जो एक लास्ट लेक्चर डला हुआ है, कि कितने क्वेश्चन आए थे आईआर से। 13 क्वेश्चन हैं, 13 में से अराउंड 10 आप आराम से कर सकते हो, यानी कि 26 में से 20 नंबर आप आराम से कर सकते हो। और मैंने उनमें क्या गलती की है उसके बारे में भी मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, जिसका नाम है हाउ आई फेल्ड प्रीलिम्स 2023। तो वो आप देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यानी कि ये सारे 6 साल के क्वेश्चंस को अगर एनालाइज किया जाए तो 63 क्वेश्चंस आए हैं आईआर मैपिंग से, ज्योग्राफी मैपिंग से। उसमें से अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और स्टैटिक पोर्शन से थे। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि अराउंड ऑन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 से 11 में से अराउंड 8 क्वेश्चन हमसे ईजिली बन जाएंगे, जो चीज़ हमें कंटेम्प्रेरी अफेयर्स या कंसेप्चुअल या स्टैटिक जिसे कहते हैं उसमें रही हैं, उनसे आएगा। वही चीज़ हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। हम सिर्फ करंट टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर किसी ग्रुपिंग का नाम लिया जा रहा है या कुछ इनिशिएटिव हुआ है, तो अगर आप मान के चलो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ दिया जाए, तो बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे रशिया और यूएस दोनों बहुत साथ में। तो अगर किसी इनिशिएटिव में नॉर्मली नाम आ गया कि रशिया और यूएस ने साथ मिलकर ये चीज़ की है, तो बहुत ज़्यादा होपफुल चांस है कि वो गलत होगा, क्योंकि रशिया और यूएस दोनों एडवर्सरी हैं, ना कि वो साथ में काम करते हैं। तो बहुत कम ऐसी जगह हैं या बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे कुछ कैटास्ट्रॉफिक बात ना हो, अदरवाइज़ वो दोनों नेशंस साथ नहीं आ सकते, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। शार्क इज़ एन एक्सेप्शन। उसके अलावा आप देख लीजिए, तो वही चीज़ है।
तो ये आइडिया हमें स्टैटिक के थ्रू ही लगता है कि कैसे होता है। इसी वजह से मैंने IR वाली इस लेक्चर में कहा था कि एक बार वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना आप शिवन सर की। उससे आपको पेरिफेरल नॉलेज जो होगी वो मुश्किल से 7 घंटे के लेक्चर्स हैं, बट जो पेरिफेरल नॉलेज उसकी वजह से आपको होगी, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता फिर IR में। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो ये आपको रेलेवेंस पता चल गया इसका, ये सीरीज़ का। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वो कहलाते हैं जो विद इन 1 ईयर या प्रीलिम से 1 साल पहले के पीछे के होते हैं। जैसे 2019 का कुछ पूछ लिया तो वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी नहीं है, वो तो मेरे हिसाब से रॉटन अफेयर्स है। बट बात है कि अगर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स यानी कि 1 साल से पीछे का, 1.5 साल 2 साल के आसपास तक का कंटेम्प्रेरी हम मान सकते हैं। बट अब 4 साल 5 साल पीछे का कोई पूछ ले और कोई हेडिंग आई हो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, तो वो किसी को याद नहीं रहने वाली। तो उन चीज़ों के पीछे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कट ऑफ डिसाइड होने नहीं वाला। तो इस टॉपिक का रेलेवेंस बताने के लिए मैंने ये PDF आपको दिखाई है। ये PDF, इसके नोट IAS के साथ जितने भी नोट IAS के बाकी एनालिसिस वाले PDF हैं, सब मैं चैनल पर डाल दूंगा, प्लीज़ जाके देख लेना आप। बहुत 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 ये मतलब जेम ऑफ अ पर्सन है जो बना रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू ह्यूज थैंक यू। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव जो है इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द आवर टुडेज टॉपिक। तो ये चीज़ मैं बताने के लिए आपको ये नोट लिखा हुआ है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और हम कवर करने वाले हैं 2023 जनवरी से प्रीलिम्स 2024 तक जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, क्या उनका रेलेवेंस है, क्या ऐसा होने वाला है, उन सब से चीज़ों से रिलेटेड हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मज़ा आने वाला है सीरीज़ में। और साइमल्टेनियसली साइंस एंड टेक के लेक्चर्स भी आते रहेंगे, सो यू डोंट वरी। जो चीज़ें मैंने अनाउंस की हैं वो कहीं नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो इनमें से मैंने डिसाइड की हैं खास चीज़ें, वो है 1 स्विट्ज़रलैंड के ऊपर, दूसरी है जापान के ऊपर, तीसरा है युगांडा पे, चौथा है सूरिनाम पे, और 5वां है एबे रीजन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये इंडिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस वजह से। और इसकी PDF ये पूरे जनवरी की प्लेसेस इन वर्ल्ड और प्लेसेस इन इंडिया वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एबे रीजन। जस्ट अ सेकेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया, और इसके साथ ये शेंजन ग्रुप क्या है ये देख लेंगे हम। फिर उसके बाद है गुएना। इंडिया और गुएना ने कॉपरेशन डिसाइड किया है फॉर हाइड्रोकार्बन्स। और USA का ये वॉल्केनो, ये आ सकता है, बहुत रेलेवेंट है ये इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि स्विट्ज़रलैंड WTO का फिशरी एग्रीमेंट का सबसे पहला मेंबर बन चुका है और इसने एक्सेप्ट किया है न्यू सब्सिडीज़ को। तो ये एक्चुअली 12th काउंसिल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी WTO की, जिसमें हमारे ऑनरेबल कमर्शियल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब थे, उन्होंने अटेंड की थी। और इस मीटिंग में 12th WTO की मीटिंग में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका काम है प्रोहिबिट करना फिशरीज़ के लिए जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जिनकी वजह से हाई सीज़ में और फिशरी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के सामने ये एक हिंडरेंस बन रहे हैं। ये सब्सिडी प्रोहिबिट करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। इसमें फर्स्ट मेंबर बना है स्विट्ज़रलैंड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्या रेलेवेंसी है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द एग्रीमेंट प्रोहिबिट्स हार्मफुल सब्सिडीज़ फॉर मरीन वाइल्ड कैप्चर फिशिंग एंड मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द SDG ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये देख लेते हैं। इटली इसके साउथ में है, फ्रांस इसके वेस्टर्न साइड में है, नॉर्थ में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया इसके ईस्ट में है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
यूरोप के सबसे बड़ी माउंटेन रेंज यानी कि यूरोपियन एल्प्स, ये स्विट्ज़रलैंड से निकलते हैं। और जुरा माउंटेन्स, ये जर्मनी और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में शेयर करते हैं जुरा माउंटेन्स। एल्प्स काफ़ी फेमस हैं, तो एल्प्स कितनी कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया में, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, लाइकेस्टन एंड मोनाको। मोनाको ये नीचे साइड एक कंट्री है उसमें। और राइन रिवर जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। राइन रिवर इसके ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। तो आपको याद रखना है कि जुरा माउंटेन्स और एल्प्स दोनों स्विट्ज़रलैंड से निकलते हैं। आप ये मान के चलिए कि स्विट्ज़रलैंड जुरा माउंटेन और एल्प्स के बीच में है, आपको ये याद रहेगा। और फिर आप उससे आइडिया लगा पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड के बगल में जो ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इन सब से भी एल्प्स निकलता होगा। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये विद योर पेरिफेरल नॉलेज आप टिक कर पाओगे आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल है जापान के बारे में। जापान एंड इंडिया फर्स्ट एवर जॉइंट फाइटर जेट ड्रिल नियर टोक्यो। तो जापान काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है बिकॉज ऑफ चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो जापान की फर्स्ट वो जो ड्रिल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जापान की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखनी चाहिए। जापान एक्चुअली 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। पहला जो नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं, पहला जो आइलैंड है वो है होकाइडो आइलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद है होंशु आइलैंड। होकाइडो और होंशु के बीच में जो स्ट्रेट है निकलती है वो है सुगारू स्ट्रेट। टी से इसका स्टार्ट होता है, टी साइलेंट है, उसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। होकाइडो और होंशु के बीच में सुगारू, ऐसे याद रखिए, होकाइडो, होंशु और सुगारू। फिर होंशु और शिकोकू, यानी होकाइडो नॉर्थ में, फिर होंशु, फिर उसके बाद शिकोकू यानी थर्ड आइलैंड। शिकोकू के बाद है क्योशू, यानी चौथा आइलैंड है क्योशू आइलैंड। तो क्योशू और शिकोकू यानी कि जैसे मान के चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जस्ट अ सेकंड, ये काफ़ी मोटा चल रहा है। ये सेकंड है, शिकोकू थर्ड है, क्योशू फोर्थ है। तो इस थर्ड और फोर्थ के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको सुगारू याद रखना है, होकाइडो होंशु के बीच में शिकोकू और क्योशू, यानी एस और एस से आप याद रख सकते हो, शिकोकू क्योशू। उन दोनों के बीच में है सुशीमा स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ से साउथ में अगर आगे अरेंज करने के लिए। वैसे तो नहीं आएगा बट फिर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये देख लेते हैं, वेस्टर्न साइड में जापान के है सी ऑफ जापान, और साउदर्न साइड में यानी कि साउथ वेस्ट साइड में है ईस्ट चाइना सी। और साउदर्न साइड में जो आइलैंड्स हैं वो है रियोको आइलैंड्स। नॉर्दर्न साइड में कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम है कुरिल आइलैंड्स। वो हैं बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड जापान। एक्चुअली में जापान ने रशिया से ये छीने थे एक समय पे हिस्ट्री में, फिर रशिया ने फिर जापान से ये ले लिया। तो ये आज भी बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं, और इन दोनों के बीच में कभी आज तक एक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है रिलेटेड टू कुरिल आइलैंड्स। उस कुरिल आइलैंड के वेस्टर्न साइड पे शकलेन आइलैंड्स हैं जो कि रशिया के पार्ट्स हैं। और यहाँ पे आपने सुना होगा रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग अनाउंस की थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, व्लादिवोस्तोक रीजन करके एक नाम आएगा शकलेन आइलैंड के पास, व्लादिवोस्तोक, याद रखिएगा कि ये रशिया में है। ये है कुरिल आइलैंड और ये है शकलेन आइलैंड। ये शकलेन के अंदर नहीं है व्लादिवोस्तोक, बट यहाँ पे है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, और इसका नाम आ सकता है क्योंकि व्लादिवोस्तोक सुनने में अगर किसी को भी थोड़ी सी फेमिलियरिटी होगी रशियन लैंग्वेज से तो उसे तुरंत कैच कर जाएगा कि ये रशियन है। ये है कुरिल आइलैंड्स नॉर्थ में होकाइडो के, और ये है कामचका पेनिनसुला। ओके,
और ये PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में। थर्ड न्यूज़ जो है वो है युगांडा से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है और रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स है। तो यहाँ पे इबोला आउटब्रेक जो हुआ था उसका एंड हो चुका है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। एक्चुअली में युगांडा के साथ 2 कंट्रीज़ और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर लेक्स। उनकी 3-4 ऐसी लेक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो तीनों कंट्रीज़ हैं जो उन लेक्स को टच करती हैं उनका नाम है, आप याद रखोगे ब्रू से, ब्रू कॉफ़ी, उससे याद रखोगे ब्रू यानी बी से आप स्टार्ट कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, साउथ टू नॉर्थ। ब्रू यानी बुरुंडी, आर यानी रवांडा और यू यानी युगांडा, आप ये याद रखोगे। फिर उसके बाद रवांडा और DRC के बीच में है एक लेक एल्बर्ट, तो ए से एल्बर्ट, उसके बाद नीचे है लेक एडवर्ड, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, सर्कल का रखा है। तो ये आप याद रख पाओगे, क्यों, कैसे, कि एल्बर्ट यानी ए पहले आता है आफ्टर ई, बिफोर ई, पहले ए आएगा तो एल्बर्ट, फिर उसके बाद आएगा ई। और फिर आपको याद रखना है कि तंजानिया कीनिया के बीच में और युगांडा से बॉर्डर शेयर करता है कौन, विक्टोरिया लेक। ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लेक है आफ्टर सुपीरियर लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो भी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये ओरिजिन है वाइट नाइल का, ये याद रखिएगा। ये दिख रही है आपको वाइट नाइल, ये आगे जाके एक जगह मिलती है, वो भी हम इसमें आगे कवर करने वाले हैं, कहाँ मिलती है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये याद रखिए कि वाइट नाइल का ओरिजिन है विक्टोरिया लेक से। नाइल रिवर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, बट ये वो नाइल नहीं है, ये एक और नदी से मिलती है तब जाके वो नाइल बनती है। तो ऐसे याद रखोगे आप। तो ये रवांडा है, ये बुरुंडी है, ये युगांडा है जो अभी हमने कवर किया। बुरुंडी और यहाँ पे एक और कंट्री के साथ कवर शेयर करता है लेक तंगनिका, जो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये भी DRC के साथ शेयर करते हैं, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। एक लेक किवू है, ये याद रखिएगा, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेक तंगनिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। एंड आई वॉन्ट योर फीडबैक रिगार्डिंग कि हम ब्लैक थीम रखें या वाइट थीम रखें फॉर द इमेजेस एंड फॉर राइटिंग पर्पजेस। तो लेक तंगनिका आप याद रखिए, बुरुंडी और DRC के बीच में है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। 4th न्यूज़ है सूरीनाम। सूरीनाम आप नाम कैसे याद रखोगे, सर नेम, सूरीनाम, सर नेम। तो सूरीनाम याद रखोगे और उसकी कैपिटल है पारामारिबो। तो आप ऐसे याद रख लो कि किसी का सर नेम है पारामारिबो, पारामारिबो, किसी का सरनेम है पारामारिबो, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे आपको छोटे छोटे एनेक्डोट्स टाइप के बनाने पड़ेंगे अपने माइंड में, जो आपके लिए फिट बैठे वो, और जैसे आप याद करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिंदी की पहली यूनिवर्सिटी सेटअप होने वाली है, प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है यहाँ के, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये अटलांटिक ओशन से मिलती है, नॉर्दर्न साइड में है साउथ अमेरिका के, और इससे जो जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं वो है एक फ्रेंच गुयाना और गुयाना। आपको याद रखना है कि गुयाना, जिसके साथ हमने हाइड्रोकार्बन की डील साइन की है, वो भी आगे न्यूज़ में है, उसके बीच में है सूरीनाम यानी सरनेम, उसके ईस्टर्न साइड पे है फ्रेंच गुयाना, जो फ्रेंच की फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है, कौन सा लॉन्चिंग स्टेशन है आप गूगल करके बताओ कि फ्रेंच गुयाना में कौन सा लॉन्चिंग स्टेशन है फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस, उससे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे साउदर्न साइड है ब्राज़ील। 5th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुपर इम्पॉर्टेंट। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कंटिजेंट भेजा गया है फॉर ऑफ वुमेन, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, फॉर वुमेन पीस कीपर्स। ये UN की एक तरफ से जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो UN के मेंबर बॉडीज कंट्रीज़ होती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ पीस कीपर्स भेजती हैं डिस्टर्ब एरियाज़ में
रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन एंड यूएन साइमल्टेनियसली। तो हमारी यहाँ से फर्स्ट वुमेन पीस कीपर कंटेंजेंट गया है कहाँ, एबे रीजन में। एबी रीजन, ये जो रीजन है, ये दोनों कंट्रीज हैं, ये अराउंड 2010 या 11 के बीच में एक ही कंट्री हुआ करती थी जो सूडान नाम की। सूडान कंट्री जब एक साथ थी, इकट्ठे थे, तब ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री थी। बट 2010 या 11 के आसपास इस कंट्री में नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया और ये अलग अलग हो गई। एक हो गई नॉर्थ सूडान, एक हो गई साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान की कैपिटल है खर्तूम और साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। जूबा और खर्तूम, इन दोनों के बीच में ये एबे रीजन है, यहाँ पे कहीं वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन दिस रीजन। यहाँ पे कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं और कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होते ही रहते हैं इन द लोकल्स। तो उसी के लिए पीस कीपर्स की वुमेन कंटेंजेंट भेजी गई है फर्स्ट एवर। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो हमने वाइट नाइल की बात की थी लेक विक्टोरिया से, वो जाके नॉर्थ सूडान में खर्तूम यानी कि कैपिटल में एक ब्लू नाइल आती है जो कि इथोपिया की एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। इथोपिया जो बॉर्डर करता है कंट्रीज़ को, सूडान और साउथ सूडान को, उसके अंदर एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल, जिसका ओरिजिन होता है ब्लू नाइल का लेक ताना से, और वाइट नाइल आती है लेक विक्टोरिया से। ये जाके दोनों मीट करती हैं खर्तूम रीजन में, जो कि कैपिटल है सूडान की, नॉर्थ सूडान की। वहाँ से बनती है नाइल, फिर नाइल जाके मेडिटेरेनियन में चली जाती है। तो आपको याद रखना कि वाइट नाइल विक्टोरिया से, वाइट विक्टोरिया, तो विक्टोरिया वाइट होगी, ये याद आपको आ जाएगा अपने आप ही। ब्लू नाइल लेक ताना, ये बस याद रख लीजिएगा इथोपिया से। बाकी इसमें इतना हार्ड कुछ नहीं है, ये आपको याद होगा। ये है लेक एडवर्ड, यहाँ पे है लेक एल्बर्ट। नेक्स्ट है क्रोशिया। क्रोशिया ने एक्चुअली में क्या किया है, क्रोशिया ने अपनी करेंसी छोड़ दी है और यूरो को अपना लिया है लोकल करेंसी को छोड़ के, और एक शेंजन ग्रुप बनाया गया था 1985 में, जिसका काम है यूरोप के अंदर बॉर्डरलेस एरिया बनाना। यहाँ पर लोगों का आना जाना और ट्रेड, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब बॉर्डर फ्री हो सकता है, फ्री एरिया बनाया हुआ है। ये बॉर्डर फ्री एरिया कहलाता है, शेंजन एरिया। आज के टाइम पे इसकी 27 कंट्रीज़ हैं मेंबर, और फ्री मूवमेंट है गुड सर्विसेज एंड कैपिटल का। और 1985 में इनकी एक ही करेंसी है, यूरो। तो क्रोशिया इस वजह से न्यूज़ में है। आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम ये शेंजन ग्रुप के मेंबर्स को देख लेते हैं कौन से हैं। EU मेंबर स्टेट्स ऑरेंज में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉन EU मेंबर स्टेट्स ये है नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड। EU का पार्ट नहीं है, याद रखना, स्विट्ज़रलैंड EU का पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बीचों बीच है, हमारे दिमाग में आ सकता है। नॉन शेंजन EU मेंबर्स जो EU में हैं बट शेंजन में नहीं है, वो ग्रीन में है। आई लाइक दिस इमेज। रोमेनिया, बल्गारिया, क्रोएशिया शेंजन में नहीं थे, अब शेंजन में है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो आई विल कलर दिस विद ऑरेंज, सो एटलीस्ट आपको अब हेल्प हो जाए। ये थोड़ा मैप पुराना लग रहा है मुझे। तो मैं कलर कर देता हूँ। ये है क्रोएशिया और ये मेडिटेरेनियन से मिलती है। आप मुझे ये सी का नाम बताओगे। देखो यहाँ पे आयोनियन सी है, एजियन सी है, ये इन तीनों में से आप बताइए कि कौन सा सी है जो क्रोएशिया से मिलता है। यू विल लेट मी नो एंड कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, इंगेजमेंट रहेगा तो। एक टायरेनियन सी भी है यहाँ पे,
एजियन सी भी है। आप बताएंगे कौन सा सी है यहाँ पे क्रोएशिया से जो लगता है। तो क्रोएशिया अब बन चुका है शेंजन ग्रुप का पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं गुयाना, जिसके साथ हमने MOU साइन किया है फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर। इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना यानी जी से, और उसी की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ये याद रखिएगा। जी फॉर गुयाना, जी फॉर जॉर्ज टाउन। गुयाना वेनेजुएला, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है, उससे बॉर्डर शेयर करती है। इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये सूरीनाम से बॉर्डर शेयर करती है। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में सूरीनाम है, ये आपको मैंने बता दिया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट अ सेकेंड। तो ये गुयाना के माउंटेन्स हैं, कानाकू माउंटेन्स, पकाराइमा माउंटेन्स एंड अकाराई माउंटेन्स। ये तीनों याद रख लीजिएगा, बट आई डोंट थिंक ये उतना कुछ खास पूछेंगे, बट हाँ फिर भी एक दिमाग में रख लीजिए, याद रहे ना रहे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई इतनी खास रिवर यहाँ से निकलती नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। वॉल्केनो किलोया, जो हवाईयन आइलैंड्स पर यानी कि US की टेरिटरी है। ये इरप्ट हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, तो उसी के बारे में दिसंबर में 2022 में ये इरप्ट हुआ था, तो उसी के बारे में न्यूज़ आई थी। तो ये एक्चुअली में एक शील्ड वॉल्केनो है, ये याद रखिए। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये शील्ड वॉल्केनो है, और ये इसका एरिया है वॉल्केनो किलोया का, और ये इस वाले रीजन पे इरप्शन हुआ है। सो दिस इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस। सो आई थिंक वर्ल्ड की तो हो गई है कवर, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी विच सी इज़ देयर, बट मैं फिर भी अभी बता देता हूँ। इस सी का नाम है एड्रियाटिक सी, जो क्रोएशिया से लगता है। नेक्स्ट चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं एक सुन्नी डैम के बारे में। हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली एक सुन्नी डैम है, उसको लेके प्रोटेस्ट एक कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है इन्वेस्टमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में सुन्नी डैम पे। ये एक्चुअली में बना हुआ है सतलज रिवर के ऊपर, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट लेक्स भी हैं। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में है, और ब्यास रिवर भी यहाँ से निकलती है, सतलज भी यहाँ से निकलती है, यमुना भी यहाँ से निकलती है। तो काफ़ी सारी नदियाँ भी यहाँ से इंपॉर्टेंट निकलती हैं, तो ये याद रखिएगा। सतलज तो आपको जैसे अभी पता है, ब्यास ये है। सतलज आई थिंक, यमुना आई थिंक उत्तराखंड से निकलती है, तो ये यहाँ से बॉर्डर शिफ्ट हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, और 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स भी हैं। एक ये चमीरा रिजर्वायर है, ये भी याद रखिए। सुन्नी डैम ऑन सतलज, एस से सुन्नी, एस से डैम, एस से सतलज। सो सुन्नी डैम ऑन सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र में एक नया प्लेट्यू फाउंड किया गया है, जो लो एल्टीट्यूड प्लेट्यू है। ये वेस्टर्न घाट्स पे चौथा ऐसा प्लेट्यू है जो फाउंड किया गया है। इसमें 76 टाइप के प्लांट फाइंड किए गए हैं, और ये बसल्ट प्रोविंस है एक्चुअली में। और वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। और ये जो नया प्लेट्यू फाउंड किया गया है, ये मंजारे वैली में फाउंड किया गया है। तो मंजारे वैली करके आ जाए कि मंजारे वैली प्लेस न्यूज़ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हम सेकंड पे आए हैं, और कुछ न्यूज़ यहीं की यहीं भी हो सकती हैं, उसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं। गोवा में फर्स्ट एवर पर्पल फेस्ट फेस्टिवल हुआ है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज
ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWDs के लिए स्पेसिफिकली सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट एवर फेस्ट है ये गोवा में। गोवा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गोवा में 2 या 3 रिवर ऐसी इंपॉर्टेंट है। एक है जुआरी रिवर जो गोवा से निकलती है, एक है मांडोवी रिवर, ये याद रखिएगा। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। PWDs के लिए एक खास फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है इन गोवा, ये बस याद रखिए। पर्पल फेस्ट फेस्टिवल नाम है इसका। क्योंकि हम जनवरी इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ दी लोग जनवरी के बारे में भूल चुके होंगे। अभी अगर मैं दिसंबर से स्टार्ट करता या जनवरी से स्टार्ट करता 24 से, तो हम सबको याद रहता क्योंकि ये वो रिसेंटली सुनी हुई न्यूज़ है। बट जनवरी से हम याद रखेंगे तो इधर का तो हम याद कर लेंगे जो दिसंबर के पास का है, बट जनवरी 2023 वो हमें याद नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। चौथी है कर्नाटका में न्यूज़, एक हक्कू पात्रा यानी कि हक का पात्र, यानी एक सर्टिफिकेट दिया गया है लोगों को फॉर देयर लैंड्स। पत्र, हक्कू पत्र कहते हैं। बंजारा ट्राइब यानी कि ये नोमैड्स हैं कर्नाटक में, उन्हें दिया गया है लैंड के लिए हक का पत्र, हक्कू पात्र। केरला में ये न्यूज़ में क्या है, केरला में एक्चुअली वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई स्पॉट की गई है कलियाड़ में। और वायनाड कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, वो देख लेते हैं। वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई ये सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोलम डिस्ट्रिक्ट में देखी गई थी, और कोलम डिस्ट्रिक्ट ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जहाँ के लोगों को अपने हक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ बीइंग अ सिटीजन एंड राइट्स एंड ड्यूटीज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से कोलम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये याद रखिएगा। एक गान नगाई फेस्टिवल है जो मणिपुर में मनाया जाता है बाय, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, ये कम्युनिटी का नाम है ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है मणिपुर में। ये 5 दिन का फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है बाय ज़ेलियांगरोंग ट्राइब। 7वीं न्यूज़ है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला एक्चुअली एक सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल के पास, वहाँ पर मनाया जाता है इन मकर संक्रांति, ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। यहाँ पे डिप ली जाती है गंगा जी में, और इसके लिए नेशनल टैग मांग रहे हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। और रामायण और महाभारत में इस मेले के बारे में मिलता है जानने को। यह है न्यूज़। नेशनल स्टेटस फॉर गंगा सागर मेला। झारखंड में एक शिखरजी करके प्लेस है, जैन पिलग्रिमेज साइट है, तो उसको टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये एक न्यूज़ थी झारखंड में, बट आई डोंट थिंक कि इतना कुछ इसमें होने वाला है। ये जो 7 न्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये PDF एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा विद इन 1 आवर और 2 आवर्स, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी इमेजेस के साथ। एंड नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट जो मुझे आपसे हेल्प चाहिए। सो फर्स्ट प्लीज़ लेट मी नो what you liked in this lecture and what you don't. It will take around 30 seconds to write a comment. Please give me a feedback regarding what I am doing good, what I am doing bad. So I need your help. एंड दूसरी चीज़ मुझे एक हेल्प चाहिए कि
डज एनी वन नो अबाउट रिगार्डिंग अ साइट जो इमेजेस फॉर जोग्राफिकल मैप्स के लिए कोई स्पेसिफिक साइट हो जहाँ से मैं थोड़े और इंटरेक्टिव मैप्स निकाल पाऊँ, बिकॉज आई एम राइट नाउ गेटिंग इट थ्रू गूगल, बट और मैं कहीं और से इसलिए निकाल रहा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स। और मैपजीन के लिए मैंने ट्राई किया था बट मैपजीन का सब्सक्रिप्शन मिल नहीं रहा है, सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों से ही हेल्प ले लूँ कि डज एनी वन नो एनी AI रिलेटेड वेबसाइट एनीथिंग जिससे हम मैप निकाल पाएँ फॉर इंटरैक्टिव लेक्चर्स। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसी लगी ये लेक्चर्स की सीरीज़ की फर्स्ट लेक्चर, और आगे आने वाले में हम काफ़ी सारा फन करने वाले हैं और मज़ेदार होंगे लेक्चर्स। सो आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई जस्ट वॉन्ट योर फीडबैक। मुझे अच्छा बुरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये चाहिए कि आप तक जो चीज़ मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सो प्लीज़ लेट मी नो। और प्लीज़ एक चीज़ और कि हम ये जो थीम है वो वाइट बना लें या फिर ब्लैक थीम में ही करते रहें, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड। सो ये 3 चीज़ें आप बता दिए, कंटेंट, थीम, कलर, मैप, वेबसाइट 1 2, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फीडबैक। क्या मैं बीट अराउंड द बुश कर रहा हूँ कि आप तक चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस कंटेंट, बट इसमें जो मैं बेटर करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ वो आप मुझे ही बता सकते हैं कि आपको क्या इशू लग रहा है, वॉइस में कोई इशू है, कंटेंट में कोई इशू है, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई इशू है। सो प्लीज़ लेट मी नो, इट वुड बी इनवैल्यूएबल टू मी। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और साइंस का लेक्चर भी आते रहेंगे साइमल्टेनियसली। सो वी विल बी कवरिंग दीज बोथ सीरीज़ टिल 20th of March अराउंड। हम ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर देंगे, आई प्रॉमिस टू यू। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग, एन्जॉय योर लाइफ, हैव फन। जय हिंद।